देखिए, सबसे बड़ी मेरे सामने, मैं देश के टॉप मोस्ट लोगों के संपर्क में मैं रहा, विदेश में भी रहा। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा समाज के नेताओं से ये रहती है, राजनेताओं से विशेष रूप से, कि जब तक वो पद पे नहीं रहेंगे या पद से हट जाएंगे, उसके बाद उनके अंदर एक अलग पने का अपनापन आएगा, और जैसे वो पद पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो पद को बचाव के चक्कर में उस चीज को भूल जाएंगे कि मैं कुर्सी चढ़ा जाट जो है थोड़ा सा अलग हवा में चला जाता। किसान आंदोलन के वक्त भी बहुत से नेताओं ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए, आज वो कहाँ है, वो पत्ते में चले गए, नहीं देना चाहिए था उनको, बैठे थे वो भी तो अपने थे ना। उनमें मुझे ये चीज नजर आती है, वो लीडरशिप के सामने, टॉप लीडरशिप के सामने जाके खुल के नहीं कह पा रहे वो प्रधानमंत्री को बात की, प्रधानमंत्री जी हमारे समाज का मिजाज ये है, आप अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका हमारा समाज आपके साथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जाटों की ऐसी कौन सी कला है जो आपको लगता है कि उसको सहेजने की जरूरत है, जिसको भूल रहे हैं? जाटों को सबसे बड़ा जो सहेजने की जो कला है वो हमारा जो पहनावा, हमारा जो दूसरे की मदद करने की भावना का कल्चर। आज बहुत सी जगह पे जाट बनाम आदर्श का नारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है भाईचारा। वो हुनर हमारा जो हमारे को मिली, हमारी जो ताकत है भाईचारे की मिसाल, वो आज खत्म सी होती जा रही है, और उसको खत्म करने के अंदर राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा योगदान है। पढ़ना मेरा शौक था, शौक के साथ साथ में मैंने ये सोचा कि जो मैं डिग्री कर रहा हूँ, इस डिग्री का मुझे जीवन में अनुभव और लाभ मिले। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ लिए, पढ़ाई के बाद ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे उस पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं रहता, जीवन में टाइम से आते हैं ऐसे। आज कई महिलाओं को लोग पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाया लिखा और उसके बाद उसको हाउस वाइफ बना के बिठा दिया, जबकि उसका कितना वो ब्रिलियंट थी, मेरिट में आई, सब कुछ किया, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें नौकरी की जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है। वो व्यापार भी तो कर सकती है। उससे पहले तो हम छात्र यूनियन चलाते थे, उसमें काम करते थे। जब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया तो कम्युनिकेशन का जब महत्व हमने समझ में आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें ये लगे समाज को कि हाँ, ये कुछ काम, इस काम की जरूरत थी और ये होना जरूरी था समय की। यहाँ से कोई लड़का डोंकी से चला गया या कैसे चला गया, अमेरिका पहुंच गया, अब वहाँ मुसीबत आ गई उस लड़के की, तो उस लड़के तक पहुंचे और उसकी मदद कैसे कर पाए। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया मान लो, तो उसके साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई, उस लड़के की वहाँ पे कोई मदद के लिए कोई कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि भाई आपस में लोग मिलो, एक दूसरे की मदद करो, और यहाँ से जितना ज़्यादा हो सके आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्योंकि देखिए, जाट समाज का नशे से हमारे पुरखों ने हमें बचाया, और इसी कारण आज़ादी के बाद अगर किसी कौमों ने सबसे ज़्यादा तरक्की की तो उस कौम में हमारा भी नाम आता है। तो अब जो पीढ़ी हमारी, जो नई जनरेशन आ रही है, उसके अंदर मैं मानता हूँ एक युवा होने के नाते कि उनके अंदर थोड़ा सा ये भटकाव का क्रेज चल रहा है। लेकिन हमारे समाज के सामाजिक संगठन और जाट पार्लियामेंट इस तरीके से काम कर रही है कि हम इतिहास को आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी को बताएं कि हमारे महाराजा सूरजमल हुए, राजा महेंद्र प्रताप हुए, राजा नार सिंह जी हुए, दीनबंधु चौधरी छोटू राम हुए, सेठ छाजूराम जी हुए। तो देखिए, जो दूसरों की मदद करे, जो दयालुता का भाव रखे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाए, हम उसे जाके कौन कोई भी कौम तो देखो, हमारी बिरादरी का जब मैं काम करूंगा तो मैं तो जाट की तो बात देखो करूंगा ही, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 36 कौम के लोग, जो हमारे सिमिलर लोग हैं, जो खेतीहर भूमिहर लोग जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अब तो व्यापार के क्षेत्र में भी आ गए, नौकरी में भी आ गए, व्यापार में भी चले गए, लेकिन जो हमारा मूल काम था गांव देहात के अंदर, वो जो हमारे साथ उनका सुबह शाम का रिश्ता था, वो सारे मैं उन्हें जाट ही मानता हूँ। हमारे जाट समाज के लोग हिंदू धर्म में भी हैं, सिख धर्म में भी हैं, मुस्लिम धर्म में भी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई जो टैगलाइन है, हम उस पर काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सोच है कि हम किसी के खिलाफ बात नहीं करके हम अच्छाई के रास्ते पे बात करेंगे। और जाट सबसे ज्यादा दयालु और भावनात्मक कौम है, इसको अगर प्यार से कोई कह दे तो जान भी लुटाने के लिए तैयार है। जो प्यार वाली बात है। नमस्कार, मैं विजय। भारत अलग अलग तरीके से अपनी पहुंच और अपने तरीके को देश दुनिया को दिखाता रहता है। दुनिया भर में एक ऐसी आवाज जिसको अगर हम बोलें कि उस एक धमकदार पूरे समाज को, दुनिया को दिखाने में कामयाब है, तो वो एक संसद के रूप में
अपने आप में नजर आता है, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के रूप में। और इस कल्पना को लेकर जो व्यक्ति इस समय आगे चल रहा है वो आज हमारे बीच में है। तो पहले तो उन्हीं से जानेंगे उनका परिचय और फिर आगे की पूरी दास्तान कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की जरूरत पड़ी क्यों और आज वो किस मुकाम पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। चाहूंगा कि दर्शकों के लिए एक पूरा परिचय आप अपने नाम के साथ। देखिए, मेरा पूरा नाम परमेश्वर कलवाणिया है और समाज में मुझे प्यार से PS कलवाणिया के नाम से जानते हैं। मैं राजस्थान के नागौर जिले का मूल रूप से रहने वाला हूँ। मेरा परिवार जयपुर में सेटल्ड है और मेरी एजुकेशन भी जयपुर से हुई है और दिल्ली जयपुर आना जाना समाज के बीच में सब। परमेश्वर से PS बनने की कोई कहानी है क्या? नहीं, कहानी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो जब पढ़ाई के लिए गया तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा स्कूल में परमेश्वर, और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आगे आया तो शॉर्ट नेम का थोड़ा वो था, तो मेरे दोस्तों ने PS से शुरू किया और PS के रूप में आज पूरी दुनिया में PS कलवाणिया के रूप में सब लोग मुझे प्यार और प्रेम दे रहे हैं। यही कहा। नागौर जिला अपने आप में उसकी तासीर कुछ अलग है। तो बचपन और बचपन के बीच में ये जो जाट संसद बनने की अलग थी, क्या उस समय कुछ ऐसा सपना आपने सोचा था कि आप इस रास्ते पे जाएंगे? नहीं, बचपन में तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरी शुरू से ही एक रुचि थी कि मैं कुछ अलग हटके इनिशिएटिव लेके मैं काम करूँ। और मेरा बचपन से ही ये था कि मैं एक लीडरशिप के रूप में, एक नेतृत्व क्षमता के रूप में मैं आ गया हूँ। और मेरी जब 12th हुई और मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया तो उसी दिन हमारे अंदर एक ललक थी कि भाई हम समाज को लेकर आगे बढ़ें। लोग कोई पार्टियों में काम करता है, कोई और जगह काम करता है, कोई सर्विस करता है, तो हमें उसी दिन था कि भाई हम अपने समाज का एक मूवमेंट खड़ा करें जिसके अंदर सामाजिक राजनीतिक रूप से हम सब लोग सक्षम बने, दशा और दिशा थे। और हमारे समाज की कुछ संगठन जो कर नहीं पा रहे थे, हम सोच रहे थे भाई ये काम हम करें। हम आरोप लगाने की बजाय हमने खुद ने करने की ठानी। उसी का नतीजा है कि आज आप लोगों के बीच में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में। ये जो पार्लियामेंट शब्द है, चूंकि देश के संविधान के लिए एक अलग वजह से है, लेकिन अक्सर लोग अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की कल्पना कर रहे थे तो जाटों की कौन सी छवि देख करके आप सोच रहे थे कि ये नाम जाटों के लिए सूट करता है? जाटों के अंदर सबसे बड़ी छवि है कि जाट राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेमी है। और इस देश में सबसे ज्यादा मैं अगर शहादत का मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं दूसरी जातियों में नहीं दी शहादत, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनका भी योगदान है, लेकिन हमारी बिरादरी का भी अग्रिम पंक्ति की जो योगदान की लिस्ट में उसमें हमारा भी योगदान है। और उस बहादुर कौम का अगर हम प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें वहाँ अगर अपनी आवाज़ उठाने का मौका हमारे लोगों को सही प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले, सुनने का नहीं मिले, तो हम हमारे सामाजिक स्तर पर हम एक ऐसा संगठन ढांचा खड़ा करें जिसके माध्यम से हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सृजन, इन मुद्दों को लेकर हमें एक संस्था बना के हमें आगे बढ़ना था। तो एक इनिशिएटिव के रूप में लेना था, क्योंकि और भी महासभाएं, मंच और भी हमारे समाज में काम करते हैं, दूसरे बिरादरियों में भी काम करते हैं, लेकिन ये एक नया इनिशिएटिव लिया कि हमें कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के साथ में वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी करनी है। हमारे समाज के लोगों ने देश लेवल पे भी काम किया, विदेशों में भी छोटे छोटे लेवल पे किया, लेकिन सामूहिक रूप से प्रयास नहीं हुए और उस काम को करने का सौभाग्य हमें मिला। तो उसी को लेकर हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट नाम रखा और उसका आयोजन आप सबने नेट पे भी देखा होगा, खबरों में भी देखा होगा। सबसे पहला कार्यक्रम हमने विज्ञान भवन में, प्लेनरी हॉल है जो सबसे बड़ा हॉल है, उसी के अंदर करके 1 मार्च को हमने 2020 को किया। एक बड़ा सवाल, जब आप कला, संस्कृति, साहित्य और जाटों की बात करते हैं तो कंट्राडिक्टरी नहीं लगता? क्योंकि जाटों की छवि तो दुनिया ने लठैतों वाली समझ रखी। नहीं, जाट ने लठेत का काम तो नहीं किया, लेकिन जब उसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वो बात हम कह सकते हैं उस बात के ऊपर। बाकी जाट दयावान है, जाट को तो देवता के रूप में कहा जाता है, जाट देवता। तो जाट लठेत नहीं है, जाट प्रेमी देशभक्त है, जिसने फांसी के फंदे को भी झूला, आज़ादी में भी शहादत दी। आज भी बॉर्डर के ऊपर शहादत की अग्रिम जो कौमें है, जो बहादुर, दुनिया की सबसे बहादुर कौम है, उस कौम में हमारा नाम है। हमारे लोग शहादत देते, हम लठेत नहीं, हम प्यार करने वाले लोग। आप उनसे, वो कहावत है ना कि प्यार से तो जाट से कुछ भी ले सकते हो,
अड़ के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वो हमारा एक डीएनए है जिसके अंदर हम दब के नहीं रह सकते। एक लिमिट तक हम दब सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वो लिमिट क्रॉस होने के बाद में, क्योंकि हमारी कौम के ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। हमारी कौम के युग पुरुष, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारी कौम में हुए जिन्होंने दुनिया के अंदर मानवता की मिसाल पेश की। ऐसा कोई वो नहीं है कि लटेतम, वैज्ञानिक भी हमारे लोग हैं, प्रशासनिक में भी है, लीडरशिप में भी रहे, मुगल काल में भी रहे, उससे पहले के काल जो अंग्रेजों का काल था उसमें भी हमारे लोगों ने जब अन्याय अत्याचार हुए तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। धनखड़ साहब तो अक्सर जाट के बारे में कुछ बोलते ही रहते हैं। हमारा गौरव है धनखड़ साहब आज देश की जो बुद्धिजीवी लोगों की जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा का जो है उसके सभापति हैं। तो हमें उस बात का गर्व है कि हमारे बिरादरी में जन्म लेके, साधारण किसान परिवार में जन्म लेके बेटे ने देश की राज्यसभा के अंदर सभापति का काम किया। उससे पहले उप सभापति के रूप में रामनिवास मिर्धा जी रहे हमारे, वो भी किसान परिवार से थे। किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा के बेटे थे, नागौर से रहने वाले थे, उनको गौरव मिला। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चौधरी चरण सिंह जी बैठे, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी ताऊ देवीलाल जी को मिली। और लठेत वाली छवि की कहते हम तो दयावान और दिलदार कौम भी है। ताऊ देवीलाल को आप तो मीडिया जगत में रहे, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी ओपन हुई तो उन्होंने कहा मैं देश का ताऊ रहना पसंद करूंगा। ये मैं पगड़ी में वीपी सिंह को सौंपता हूँ। बहुत बड़ा एपिसोड था। गाँव में आज वारपंच की कोई कुर्सी की वो नहीं देते लोग, कितना बड़ा दिल किया। तो आप लठेत नहीं, हम दयावान भी है, दयालु भी हैं, और अड़ जाए तो फिर लड़ने के लिए मर मिटने तक हम लोग। जो अड़ने वाली बात है, जब आप अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो कहाँ कहाँ ऐसा हुआ कि आपके जाट भाई ने बोला हो कि कूटो यहीं करोगे? नहीं, हमारा जो इनिशिएटिव था जाट पार्लियामेंट का, वो इनिशिएटिव हमारा जो हमारे समाज के जो दशा और दिशा तय करने वाले लोग थे उन्हें सामूहिक रूप से, वैचारिक रूप से एक मंच पे लाने का था। क्योंकि हमने विदेशों में भी जो व्यापार करते हैं लोग, उनको भी जो 20 साल से 30 साल से फैमिली वहाँ उनकी सेटल्ड हो गई, उनको टच करके यहाँ लाना था कि भाई आपकी जो जड़ें हैं वो अपने समाज से, तो आप जुड़ो वापस। तो उनको लाना था, तो वो लठेत वाली छवि में नहीं थे। फिर एजुकेशन के फील्ड में जो काम कर रहे थे वो नहीं थे। पॉलिटिशियन में भी कुछ लोग होते हैं लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि थे, वो भी थे। मुझे कोई ज़्यादा वो परेशानी तो अभी तक ऐसी आई नहीं कि जिसे मैं ये कह सकूँ कि हाँ लठेत वाली छवि से। हाँ, कोई आंदोलन हुए, उनके अंदर हमारे समाज के नेताओं ने भूमिका निभाई, और वहाँ जरूर कुछ न कुछ जरूर आंदोलनों के अंदर हुआ तो बात अलग है। बाकी हमारी समाज के अंदर बहुत प्यार प्रेम है और हमेशा प्यार प्रेम से याद रहा है। जब आप इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट को लेकर के देश से बाहर होते हैं, वहाँ जब आप कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, सभाएं करते हैं, तो वहाँ लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? उनका रिएक्शन आत्मीय संबंध इतना रहता है उनके साथ जब हम मिलते हैं विदेशों में, 7 समुद्र पार भी। मैं यूरोपिया गया, दुबई के अंदर गए, हम लोग मिले। ऑस्ट्रेलिया में तो अक्सर एक प्रोग्राम भी मेलबर्न में हमने बड़े लेवल पर किया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक शहर के अंदर हम जाके लोगों से संवाद करके आए। तो उनका एक आत्मीयता का, भावनात्मकता का रिश्ता हमारे साथ में जुड़ा। तो वो कहते हैं कि पहले व्यक्ति हो जिन्होंने आके हमें संभाला तो सही, समाज की बिरादरी के नाम पर जोड़ने का प्रयास तो किया आप लोगों ने। तो एक आत्मीयता का, और एक मैं उसे इमोशनली कहूँ तो एक भावनात्मक जुड़ाव का हमारा जो गहरा रिश्ता उनके साथ में बना। तो उन्हें जोड़ के वापस उन्हें देश से जोड़ना, उन्हें यहाँ ला के प्रोग्राम कराना, उनका मान सम्मान करके उन्हें इन्हीं जड़ों से जोड़ना। क्योंकि वहाँ विदेश में जाके वो केवल एक जाति के बेस पे काम नहीं कर सकते, वो वहाँ एक धर्म के बेस पे काम नहीं कर सकते। वो वहाँ अपनी कला से, अपनी मेहनत के दम पे, अपने विजन के दम पे, अपने लाइजनिंग और सिस्टम के दम पे वो वहाँ आगे बढ़े। लेकिन जोड़ के रखना तो हमारी ड्यूटी बनती है। तो हमने उनको वापस जोड़ा, और भावनात्मक रूप से इतने विदेश के लोग दिल के सच्चे मिले कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो आज तक मुझे कभी होटल में या ऐसे रहने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हरियाणा के गांव में घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूम रहा हूँ, राजस्थान में, यूपी में घूम रहा हूँ। इतना प्यार उन लोगों ने। जब आप अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की बात करते हैं और जब आप देश में होते हैं, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कितना फर्क है सभी जाटों में? देखिए, जाट, आम जाट में मुझे कहीं पर भी फर्क नजर नहीं है। मैं पाकिस्तान की बॉर्डर बाड़मेर से बात करूँ, जैसलमेर से लेके और हिमाचल और आगे तक मैं जाऊँ तो वहाँ तक भी मुझे कोई नजर नहीं है। उल्टा मैं आपको ये कहूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ की भी जाट के मैं वीडियो देखता हूँ
तो जाट लगता है मुझे, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। नेताओं में जरूर थोड़ा सा वो रहता है कि बड़ा छोटा आगे बढ़ रहा है, उसको यूं कर लो। नेताओं में थोड़ा बहुत हो सकता है। आम जाट की भावना, साधारण जाट से लेके एजुकेटेड तक, बिजनेसमैन से लेके नौकरी पेशा तक, हर व्यक्ति की भावना ये है कि हमारा सबके साथ भाईचारा रहे। और जाट पार्लियामेंट की खासियत ये रही, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे हमारे कार्यक्रम, हमने तय कर रखा था कि आज तक कभी भी किसी भी हम दूसरी बिरादरी की बुराई नहीं करें, हमें उन सबको जोड़ के रखना है। और जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम हमने दूसरी बिरादरी के जो लीडर्स थे उन्हें भी हमने हमारे मंच पे बुलाया और उनसे हमने मार्गदर्शन लिया और हमारे महापुरुषों के इतिहास पर उनसे भी चर्चा कराई। जैसे केसी त्यागी जी हैं, रामवीर विदुड़ी जी हैं, और भी बहुत से लीडर्स थे जिन्होंने आके जाट पार्लियामेंट के मंच पे आके उन्होंने अपनी बात रखी। जब आप ये सारा काम करते हैं तो क्या लगता है कि एक जो जाट हो उसके अंदर 5 ऐसे कौन से गुण हो जो अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के नाम के साथ जुड़कर और पूरी जाट कौम को और बड़ा करने में मददगार हो सकते हैं, जो युवा पीढ़ी है खासकर? युवा पीढ़ी सत्य के रास्ते पर चले, न्याय के लिए काम करे, ईमानदारी से रहे, नशे से दूर रहे, सामाजिक रूप से सौहार्द बढ़ाए एक दूसरे के साथ, शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। और सर छोटू राम ने एक बात कही थी, ये बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, तो बोलना सीख और एक अपने दुश्मन को पहचाने। तो जाट इन चीज़ों के ऊपर हमेशा रहा है। आज भी चौराहे पे कहीं लड़ाई हो जाए, किसी कोई गरीब अगर लगेगा आपको कि इसको मदद की जरूरत है, उधर से जाट गुजर रहा है तो रुक के उसकी मदद करेगा। ये जाट की पहचान है, ये जाट पार्लियामेंट की पहचान है। और तो कहावत है कि जहाँ संकट वहाँ जाट खड़ा है। हाँ, वो तो हमेशा ही रहा है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी मुसीबत में देख लीजिए। मेरे राजस्थान के अंदर मैं अदर कास्ट के आपको उदाहरण देना चाहूँगा। तो आज से 1000 साल पहले लोग देवता मेरे नागौर वीर तेजा जी हैं, उन्होंने एक गरीब गुजर समाज से थी, लाछा गुजरी, उसकी गायें जो दूसरे लोग चुरा के ले गए, उसकी शहादत के लिए और उसकी लड़ाई किसने लड़ी? वीर तेजा जी ने। वो तो जाट थे, गुजरों के लिए क्यों नहीं? लेकिन वो जहाँ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो उन्होंने लड़ाई लड़के उसकी गायें लाके वापस दी। महाराजा सूरजमल थे जिन्होंने दिल्ली पे चढ़ाई की, तो उन्होंने कोई साम्राज्य विस्तार के लिए दिल्ली के लिए लड़ाई थोड़ी की थी, उन्होंने तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की थी। जो यहाँ के शासक थे वो अत्याचार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, और महिलाओं के ऊपर से लेके हर व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा तो इतिहास हमेशा ही राजा महेंद्र प्रताप थे, उन्होंने आज़ादी से पहले निर्वासित सरकार बना के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वालों में से वो थे। और उन व्यक्ति ने अफगानिस्तान में भारत में कैसी सरकार बनेगी, कैसे चलेगी, सारा गुलाम भारत के अंदर करके उन्होंने दे दिया। और यहाँ पर भी उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना करके अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी, ITI कॉलेज के लिए उन्होंने काम किया, एजुकेशन के लिए उस जमाने में। सर छोटू राम जी थे, उन्होंने मजदूर और किसान को बचाने के लिए ही तो लड़ाई की थी साहूकार से। जो ब्याज पे सूदखोरी का जो धंधा था, उसमें गुलामी में वो फंसे हुए थे लोग, उनको बचाने का काम किया, तो सर छोटू राम ने किया। आप तो जैसे अटल जी का जन्म दिवस, सुशासन दिवस बोलते हैं आज की तारीख को, तो अटल जी का जाटों के लिए कोई योगदान याद है आपको? अटल जी का जाटों के लिए योगदान, जितना योगदान मैं मानता हूँ, जितना योगदान मैं आज तक की पॉलिटिशियन को मैं समझा बढ़ा हुआ हूँ आज तक, उसमें अगर सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट जो योगदान है मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मानता हूँ, विशेष रूप से हमारे राजस्थान के जाट लोगों के लिए। तो उनका मैं ऋणी भी हूँ अटल जी का। आज दुनिया से जाने के बाद लोग एहसानमंद होते हैं, वो भूल जाते हैं, एहसान भी भूल जाते हैं, लेकिन राजस्थान के जाट को अगर दशा और दिशा बदलने में अगर किसी देश के बड़े लीडर का योगदान है तो चौधरी चरण सिंह जी जो हमारी बिरादरी के हुए, उनका तो है ही। ताऊ देवीलाल जी, सर छोटू राम जी, इनका तो हमारी जितने बिरादरी के नेताओं के अलावा अगर गैर बिरादरी के व्यक्ति ने अगर मदद की तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब हमारे राजस्थान जाट आरक्षण के नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे, डॉक्टर हरि सिंह जी, विजय पूनिया जी, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात जब हरि सिंह जी ने अटल जी से पूछा, क्योंकि वो संसद के अंदर थे, अटल जी विपक्ष में थे, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, और एक कमेटी के चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर हरि सिंह जी सांसद थे, वो मेंबर थे। तो उनको कहा कि अगर अटल जी आप मेरी बात मानो तो हम आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बोला कैसे?
बोला हम राजस्थान से आपको सीटें दे देंगे अगर आप हमारे जाट आरक्षण की घोषणा कर दें। उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे 15 सीट दे दो राजस्थान से, क्योंकि पहले राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, जब तक जाटों को आरक्षण नहीं मिला तब तक ले दे के गठबंधन में लंगड़ी सरकार चलती थी कभी आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर में घोषणा की थी कि अगर मुझे सीटें दी आपने तो मैं आपको पहली कैबिनेट में आरक्षण दूंगा। तो अभी 15 सीट का वादा था, 20 सीट से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों ने पूरे राजस्थान में दी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो वादा निभाया बिना किसी आंदोलन। बाद में पहले तो मीटिंगें तो हमारे समाज की ग्राम देहात से लेकर राजधानियों में बड़ी बड़ी हुई है, लेकिन बाद में कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया। आरक्षण ऐसा दिया जो आज भी संविधान सम्मत है, क्योंकि आरक्षण तो बाद में भी देश के जाटों को भी मिला लड़ने में, लेकिन वो संविधान सम्मत नहीं करके उसमें कैबिनेट से अप्रूवल करके दे दिया। हमारे को आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मिला, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से भी रिटेल लगी, फिर भी वो खारिज हुआ। और कोर्ट ने ये कहा कि खत्म होगा तो पूरे राजस्थान का नहीं, ओबीसी खत्म हो सकता है, अकेले जाट का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ओबीसी कमीशन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू हुआ कि हाँ राजस्थान का जाट पिछड़ा हुआ, देश के जाट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एक भाई के संपन्न होने से दूसरे भाई की संपन्नता नहीं आ सकती। आज मैं हूँ तो मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ, मेरी शिक्षा के दम पे, मेरी मेहनत के दम पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे परिवार में भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको आरक्षण की आज जरूरत है। कभी कभी ऐसा हुआ, चूंकि वो अटल जी ने आपको एक अटल व्यवस्था दी, कभी ऐसा हुआ कि पीएस के अंदर का जाट पीएस से ही लड़ने लगा? कभी ऐसा द्वंद्व हुआ, अंतर द्वंद्व, जब आपने सोचा हो कि ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट किनारे करो, सब किनारे करो और पीएस को अकेले बैठाओ? नहीं, मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं बहुत सी जगह मेरे साथ में बातें हुई, ये चला वो चला, लेकिन जहाँ कहीं पर भी मुझे लगा कि आज लोगों को लगता है कि पीएस इस दिन संकट में हो, तो मुझे लगता है आज तक तो भगवान की दया से मेरे तो कभी कोई संकट आया नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जब विज्ञान भवन का कार्यक्रम था हमारे पास में 4-5 कंट्री के कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। हमारे पूरी दुनिया के लोगों ने तो किया। आज से 7-8 साल पहले कौन लोग हंसते थे हमारे लोग, तो क्या करेंगे ये, कैसे करेंगे, कैसे चला लेंगे, और बड़े बड़े सूरमा हमारे समाज में और बैठे थे, वो भी देख रहे थे कि कैसा करते हम देखते। लेकिन मुझे तो कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। आज भी मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मेरे पास चल के फ़ोन आते हैं लोगों के कि भाई हम आपके साथ हैं, आप अपनी इस क्रांति की जो ज्वाला है इसको बुझने मत देना। हमेशा अग्रिम पंक्ति में जब कभी भी हमने याद किया। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा एक वाकया, हमने बेंगलोर में कार्यक्रम किया और इन्विटेशन के लिए हमने गवर्नर साहब को, संजीव बालियान जी को, चौटाला जी को, उनको सबको बुलाया वहाँ पे। तो बालियान साहब ने हमें कहा था भाई इस बार बेंगलोर में कितने जाट इकट्ठे कर लोगे, साउथ इंडिया में कहाँ जाट है। वैसे तो है, उनको भी पता था, लेकिन इतना जलसा करने वाली जगह वाले जाट थोड़ी है। हमने कहा भाई साहब आप आना देखना। वो हज़ारों लोग उनके मान सम्मान में शांतिपूर्ण तरीके से सुनने में खड़े थे। तो जब बेंगलोर जैसे शहर के बाद हम ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम किया तो सोच सकता है कोई वहाँ पर भी इकट्ठे कर ले। लोग 10-20 लोग नहीं होते, करीब 400-500 लोगों की सम्मेलन वहाँ पर भी हमने वहाँ किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो 500 लोग 400 लोग ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे होना, आप मानते हो कि जयपुर में इकट्ठे नहीं होते, जोधपुर में इकट्ठे नहीं होते, दिल्ली में नहीं होते, तो ऑस्ट्रेलिया तक इकट्ठे हुए। तो पीएस ने को तो कभी अकेला महसूस समाज ने होने नहीं दिया। और मैं तो इसी भरोसे पे काम कर रहा हूँ कि भाई समाज का साथ है, आशीर्वाद है, मान सम्मान है, और हम भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को तोड़ने का काम कर नहीं गए। तो समाज का हमेशा सपोर्ट मिला, आगे भी मेरे को उम्मीद यही है कि समाज हमारे साथ रहेगा। जब आप कला, संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं तो जाटों की ऐसी कौन सी कला है जो आपको लगता है कि उसको सहेजने की जरूरत है, जिसको भूल रहे हैं लोग? जाटों को सबसे बड़ा जो सहेजने की जो कला है वो हमारा जो पहनावा, हमारा जो दूसरे की मदद करने की भावना का कल्चर है। आज बहुत सी जगह पे जाट बनाम आदर्श का नारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा। वो हुनर हमारा जो हमारे को मिली, हमारी जो ताकत है भाईचारे की मिसाल, वो आज ख़त्म सी होती जा रही है। और उसको ख़त्म करने के अंदर राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक के स्वार्थ में इस तरीके का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। इसके साथ साथ कला के अंदर हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, उन्होंने विषम परिस्थितियों और विकट परिस्थितियों के अंदर गुलाम भारत के काल में हजारों साल पहले जो उन्होंने विरासत हमें दी, उसे हम सहेज कर रखे हैं। उन लोगों के, महापुरुषों के
कामों को हम समाज के बीच लेके जाएं, हमारा जो पगड़ी, जो हमारी आन बान शान है, आज वो विलुप्त होती जा रही है, उसे हम उसकी इज्जत को बचाए रखें। और हमारे जो लोग, जो युवा पीढ़ी वो भटकाव के रास्ते पे जा रही है, उसे हम अच्छाई के रास्ते पे वापस लाएं। ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती का काम है, हम इस पे काम करें। पढ़ाई लिखाई जब आप पढ़ रहे हो, जैसा मेरी जानकारी है कि आपने लगभग हर एक उस विभाग को छू लिया है जिसकी जरूरत पड़ती है जाटों को। वकालत भी आपने की, पत्रकारिता भी आपने की, राजनीति शास्त्र में भी आपने किया, इतिहास में भी शायद आपने किया। तो ये जब सब विषय पढ़ रहे थे तो इसके पीछे कुछ सोचा था या ये था कि बस अब PS सब पे जो है एक PhD करके मानेगा? नहीं, उस टाइम मेरा सोच ये थी, भाई पढ़ना मेरा शौक था। शौक के साथ साथ में मैंने ये सोचा कि जो मैं डिग्री कर रहा हूँ, इस डिग्री का मुझे जीवन में अनुभव और लाभ मिले। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ लिए, पढ़ाई के बाद ऐसा काम शुरू करते हैं जिससे उस पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं रहता। जीवन में टाइम से आते हैं ऐसे। आज कई महिलाओं को लोग पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया और उसके बाद उसको हाउस वाइफ बना के बिठा दिया, जबकि उसका कितना वो ब्रिलियंट थी, मेरिट में आई, सब कुछ किया, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें नौकरी की जरूरत नहीं, हमें उसकी जरूरत है, वो व्यापार भी तो कर सकती है। तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया, हिस्ट्री में किया, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर किया, LLB की पढ़ाई की। तो पढ़ाई के समय इंटेलिजेंट तो थे, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सारी पढ़ाई की। तो हमेशा मेरे को यही था कि समाज को जब पढ़ लिख के मैं काम करूं। और उसी टाइम यूनिवर्सिटी टाइम में मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था, और छात्र राजनीति के अंदर हम उस जमाने के अंदर जितने भी हमारे समाज के मुद्दे होते थे उनको तो खुल के बात रखते थे। और उसी टाइम हमने सोचा कि इस पढ़ाई के माध्यम से हम जर्नलिज्म में काम कर रहे थे, तब सोचा कि इतिहास को डिजिटल करेंगे, जो हमारी जाट हिस्ट्री है उस पर काम करेंगे। और उसमें मुझे बताते हुए खुशी, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी हमारे समाज के लोगों के साथ, मेरे साथियों के साथ मिलकर हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, महाराजा सूरजमल, द ग्रेट महाराजा सूरजमल। अब हम चौधरी छोटूराम की डॉक्यूमेंट्री का भी काम हमारा पूरा हो रखा है, वो भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जाटों के अंदर कम्युनिकेशन का गैप था, तो जो मास मीडिया में हमने काम किया, उसके बाद ही तो हमने ये सोचा जाट पार्लियामेंट का। उससे पहले तो हम छात्र यूनियन चलाते थे, उसमें काम करते थे। जब जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन किया तो कम्युनिकेशन का जब महत्व हमने समझ में आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें ये लगे समाज को कि हाँ, ये कुछ काम, इस काम की जरूरत थी और ये होना जरूरी था, समय की जरूरत थी। इसी तरीके से तो हमने सोचा कि भाई वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हो। मान लो यहाँ से कोई लड़का डोंकी से चला गया या कैसे चला गया, अमेरिका पहुँच गया, अब वहाँ मुसीबत आ गई उस लड़के की, तो उस लड़के तक पहुँचे और उसकी मदद कैसे कर पाए। कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया मान लो, और उसके साथ में कोई ट्रेजेडी हो गई, उस लड़के की वहाँ पे कोई मदद के लिए कोई कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि भाई आपस में लोग मिलो, एक दूसरे की मदद करो, और यहाँ से जितना ज़्यादा हो सके आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ो, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के बगैर कुछ भी नहीं है। अर्थव्यवस्था का व्यापार से संबंध है सबसे ज़्यादा। उसके अंदर जब तक अपने लोग नहीं आएंगे तब तक हम इस नारे को, तरक्की को पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। इसलिए वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हुई, बहुत से लोग प्रोग्रामों में आए, वो लोगों ने अपने लोगों की यहाँ पर भी मदद की और विदेशों में भी मदद की। किसी को, एक लड़के को कोई लेके गया, कोई एक लोग को लेके गया, कोई अपने रिश्तेदार को लेके गया, और नहीं तो दूसरे हमारे समाज के जो गाँव में बैठे लोग हैं उनको पता तो चला कि अमेरिका में भी हमारा भाई रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा भाई रहता है, जर्मनी में भी हमारा भाई रहता है। तो ये वर्ल्ड कनेक्टिविटी का माध्यम था। आज वो लोग, उनकी भी पहचान हो गई कि उस गांव का लड़का ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उस गांव का लड़का अमेरिका में बैठा है, तो इनका आपस में एक कम्युनिकेशन हुआ और एक दूसरे के देश में भी जुड़े लोग। भाई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति अमेरिका के से लड़के से दोस्ती हो गई, अमेरिका वाले की अफ्रीका वाले से हो गई, तो नेटवर्क तैयार हो गया। चैलेंज क्या है आज की तारीख में? अगर आप देखें कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के लिए चैलेंज क्या है, जाटों के लिए आने वाले समय में चैलेंज क्या है, आपके इतिहास, आपकी सियासी ताकत, सामाजिक ताना बाना, और जो युवक हैं, और नशे का कितना चैलेंज जाट समाज के लिए? देखिए, जाट समाज का नशे से हमारे पुरखों ने हमें बचाया, और इसी कारण आज़ादी के बाद अगर किसी कौमों ने सबसे ज़्यादा तरक्की की तो उस कौम में हमारा भी नाम आता है। तो
अब जो पीढ़ी हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर मैं मानता हूँ एक युवा होने के नाते कि उनके अंदर थोड़ा सा ये भटकाव का क्रेज चल रहा है। लेकिन हमारे समाज के सामाजिक संगठन और जाट पार्लियामेंट भी इस तरीके से काम कर रही है कि हम इतिहास को आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी को बताएं कि हमारे महाराजा सूरजमल हुए, राजा महेंद्र प्रताप हुए, राजा नार सिंह जी हुए, दीनबंधु चौधरी छोटू राम हुए, सेठ छाजूराम जी हुए, वो से महापुरुष हुए। उनका इतिहास पढ़ने के बाद कोई गलत काम युवा नहीं करेगा और इसीलिए हमने इतिहास को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। नशा बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं बहुत से ऐसे परिवारों से भी मिला जो लोग नशे की दहशत में आके जो किसी जमाने में टोकते थे वो आज गलत में जा रहे हैं। चुनौती है, उस चुनौती को मैं युवाओं को यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, नशे से दूर रहें, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाएं और केवल जाट समाज ही नहीं दूसरी बिरादरियों के साथ भी अपना भाईचारा बढ़ाएं, क्योंकि अकेली कौम तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन जाट कौम के लोगों के प्रति दूसरे समाज के लोग बड़े भाई की भूमिका के रूप में जाटों को देखते हैं, तो बड़े भाई का हृदय विशाल होता है, उन सबको लेकर साथ चलें। यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज़्यादा योगदान ये रहता है 35 बनाम 1 करने का। लेकिन हमारे लोग 35 बनाम 1 के झांसे में आने वाले नहीं, क्योंकि हमारा तो उनके साथ में डेली का रिश्ता है, सुबह शाम उठना बैठना। और जाट केवल एक जाति नहीं, जाट एक विचारधारा है, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो जाए उसे जाट। ये बड़ी बात है कि जाट जाति नहीं है, विचारधारा है। तो एक चैलेंज मैंने पूछा था कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के लिए क्या चैलेंज दिखता है आपको? यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जाट जाति नहीं एक विचारधारा है, जो आज हम इस जातिवाद के जहर में और कई संक्रमण काल से हमारी कौम आज गुजरी, इस दौर को खत्म करके हम भाईचारे की बुनियाद को कायम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आज कहावत हो गई जाट को जाट ही खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहला चैलेंज होगा भाईचारे की मिसाल को बढ़ाएं, और जो हमारे महापुरुषों का जिस तरीके से विशाल हृदय था, हमें उनसे प्रेरणा लेके बड़ा दिल रख के काम करना पड़ेगा और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए जोड़ना पड़ेगा। कमी मेरे में भी हो सकती, कमी दूसरे में भी हो सकती, तीसरे में भी हो सकती, लेकिन उन कमियों को खत्म करके हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना होगा। अच्छाई का एक ही रास्ता है, हो सकता है कि आप में अच्छाई हो, मैं उसे स्वीकार करूं, हो सकता है मेरे में जो अच्छाई आप स्वीकार करो, दोनों मिले एक नया विजन तैयार होगा। इसीलिए हमने कम्युनिकेशन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। आज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क खड़ा हो गया जाट समाज का। आगे आने वाले समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं को नशे से बचाना, दहेज मुक्त समाज हो। जो सबसे ज्यादा आज मुकदमे है वो दहेज के मुकदमे लगते हैं, दूसरी बिरादरियों में भी मुकदमे हो रहे हैं। मैं तो सर्व समाज से कहना चाहूँगा, नशा मुक्त होए, दहेज मुक्त शादियाँ होए और सामाजिक कुरीतियाँ जो मृत्यु बोझ और जो है उनको खत्म किया जाए। बालिकाओं को भी शिक्षा के लिए पढ़ाया जाए और उन्हें उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो उनका हुनर है उसके ऊपर उन्हें काम करने दिया जाए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब बाहर के लोगों को देखते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं, प्रेरणा मिलती है, तो यहाँ के लोगों को आगे बढ़ते हैं। यही हमारे सामने चैलेंज है, जो हमारी जो पुरानी विरासत है हम 36 कौम के लोगों के बीच लेके जाएं। जो लोग कहते हैं कि जाट तो लठे थे, उनको हम सेठ छातूराम लामा का इतिहास बताएं, जो महान दानवीर हुए, राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास बताएं जिन्होंने देश को IIT दी। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका इतिहास बताएंगे तो वो छवि एक शेरदा के रूप में, विशाल हृदय के रूप में, हमारी दयालुता के रूप में नजर आएगी। यही सबसे बड़ी चुनौती। अभी आने वाले समय में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट कोई कार्यक्रम इंडिया में इंडिया से बाहर करने की सोच रहा है? हम इंडिया में भी कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम कल भी वेस्टर्न यूपी में था। हम अब स्टेट लेवल पे कमेटियों का गठन कर रहे हैं, स्टेट लेवल के साथ साथ नेशनल बॉडी में भी गठन कर रहे हैं, और हमने ये तय किया कि विदेश में भी हम कमेटियाँ बनाएंगे। हमारा कम्युनिकेशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाट पार्लियामेंट के नाम से वहाँ की संस्था रजिस्टर्ड है, वहाँ के भाई काम कर रहे हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी रजिस्ट्रेशन हो गया जाट संसद का, वहाँ पर भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह तो करवानियाँ कर नहीं सकता, भाई हमारे हैं वो कर रहे हैं। अफ्रीका में भी हमारी बात चल रही है, भाई लोग कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि विदेशों में तो कार्यक्रम करेंगे ही करेंगे। हम गांव देहात में, जिस तरीके से आपका चैनल है, आपकी टैगलाइन गांव की है, उसी तरीके से हमने तय किया कि विश्व लेवल पर तो हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। जयपुर में किया, दिल्ली में किया, चंडीगढ़ में किया, बेंगलोर में किया, अहमदाबाद में किया, विदेश में ऑस्ट्रेलिया में किए। आगे आने वाले समय में हम अमेरिका में भी करेंगे कार्यक्रम। सब लोगों का साथ सहयोग समर्थन रहा तो हम और भी देश, जो लंदन वगैरह, वहाँ पर भी जाट मेला हमारे भाई लगाते हैं। रोहित जो हमारे भाई है वो वहाँ पे एलावत है, वो काउंसलर है वहाँ पे,
वो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्रदीप नैन, मोहित नैन भाई हैं, तीनों जाट हैं। और वहाँ पे पवन पूनिया जी हैं, बहुत से लोग हैं हमारे वहाँ पे, वो कर रहे हैं वहाँ पे काम। अफ्रीका में काम कर रहे हैं, अन्य देशों में भी हर जगह पे काम कर रहे हैं। तो सब जगह पे लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। जरूरी नहीं मैं पहुँच पाऊँ वहाँ पे। पिछले दिनों कनाडा में भी जाट समिट हुई थी, तो अब सारे लोग जागरूक हो गए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुहिम लेके चले थे उस मुहिम पे काम हो रहा है। आने वाले समय में जो हमारे समाज के जो भवन हैं उनको बचा के रखें, उनके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं और उसको जाट इतिहास के अंदर का रूप दें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इस काम को भी हम जागरूकता के माध्यम से करेंगे। आम जनता को, जो लोग जाट नहीं हैं, उनको जाट की जद में भारत के कौन कौन से समाज के लोग आते हैं ये बताएंगे। जैसे जाटों की अपनी भूमि है, पंजाब के जाट अलग होते हैं, यूपी के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं। कुछ आपने कोई सीरीज बना रखी हुई है, बिरादरी है जो हमारी जाट है जिसके ऊपर ठप्पा लगा है? नहीं, जाट तो देखिए, जो दूसरों की मदद करे, जो दयालुता का भाव रखे और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाए, हम उसे जाट ही मानते हैं। कौम कोई भी हो, कौम तो देखो, हमारी बिरादरी का जब मैं काम करूंगा तो मैं तो जाट की तो बात देखो करूंगा ही। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 36 कौम के लोग, जो हमारे सिमिलर लोग हैं, जो खेतीहर भूमिहर लोग जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अब तो व्यापार के क्षेत्र में भी आ गए, नौकरी में भी आ गए, व्यापार में भी चले गए। लेकिन जो हमारा मूल काम था गांव देहात के अंदर, वो जो हमारे साथ उनका सुबह शाम का रिश्ता था, वो सारे मैं उन्हें जाट ही मानता हूँ। हमारे जाट समाज के लोग हिंदू धर्म में भी हैं, सिख धर्म में भी हैं, मुस्लिम धर्म में भी हैं। किसी कालखंड में अलग अलग विचारधाराओं के कारण उन्होंने अपने धर्म को माना, लेकिन वो जाट ही है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई जो टैगलाइन है, हम उस पर काम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा सोच है कि हम किसी के खिलाफ बात नहीं करके हम अच्छाई के रास्ते पे बात करेंगे। और जाट सबसे ज़्यादा दयालु और भावनात्मक कौम है। इसको अगर प्यार से कोई कह दे तो जान भी लुटाने के लिए तैयार है। जो प्यार वाली बात है, तो कभी जो गदर मूवी वाले सनी देओल की कहानी लोग देखते हैं, तो पीएसजी के जीवन में भी कोई प्यार हो रहा है क्या कभी? कॉलेज टाइम पे, कॉलेज के बाद के पहले? नहीं, ऐसा तो मेरे जीवन में कोई वो नहीं। लेकिन मैं सबसे मेरे समाज के लोगों से प्यार करता हूँ। मैं जीना भी समाज में चाहूँगा, यही मेरा। आप तो समाज के लिए तो कर ही रहे हैं। ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल होता है। और मेरे ख्याल से जो जाट छोरे होंगे उनको सुनना जरूर होगा कि जो जिनके हम नीचे, जिनके जो हमें लामबंद कर रहे हैं, उनकी भी कोई प्रेम वाली कहानी हो, गदर वाली कोई हैंडपैक। मेरी कोई ऐसी प्यार की कहानी नहीं है। मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ। गांव देहात में जिस तरीके से हमारे जाट समाज में रिश्ते होते हैं, वैसे मेरा रिश्ता मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे ननियाल के मेरे मामा जी और लोग हैं, उन्होंने किया। शादी से पहले मैंने नहीं देखा कि मेरी मिसेज कैसी है, क्या है। उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था और मैं उसके बाद ही उनसे मिला। और रिश्ता करने वाले वही है जो हमारी जो सामाजिक परंपरा है। आज के लड़के मिलते भी हैं तो वो भी कोई बुराई नहीं, मैं मानता हूँ, उसे भी मैं कोई गलत नहीं कहता। लेकिन मेरा जो जीवन के जो फैसले थे वो मेरे घर वालों ने ही वही फैसले लिए। और मैं आज भी उसी ताकत की बदौलत में आज खड़ा हूँ। मान लो मैं साल में अगर 200 दिन अगर मैं समाज को दे रहा हूँ तो मैं मेरे परिवार की ताकत की बदौलत दे रहा हूँ। मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी, मेरे ननियाल के लोग हो गए, मेरे बुआ फूफा जी हो गए, या मेरी मिसेज हो गई, मेरा बेटा हो गया। परिवार का ध्यान तो वही रख रहे हैं, व्यापार भी वही कर रहे हैं। मैं तो समाज में ज़्यादा घूमता हूँ तो मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी नागौर के मेड़ पे चलते हुए, घूमते हुए गली चौबारों में कभी पीएसजी ने कुछ गुनगुनाया भी है, कुछ गाया हो? कभी कुछ सोचते हो गाने का शौक, गायकी का शौक? गाने का शौक भाषा में हो, राजस्थानी भाषा में हमारे लोकगीत तेजा जी के चलते हैं, वो हमने खूब गुनगुनाए हैं। चाहूंगा कि सुने, मतलब इस बार इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के सारे सदस्य और जाट कौम आपको गुनगुनाते हुए थोड़ा सुनिए। ऐसा तो मेरा कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। लेकिन मैं जाट हिस्ट्री को पढ़ता रहता हूँ, जाटों के महापुरुषों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। कुछ एक लाइन हल्का फुल्का कुछ गुनगुना दे, सुना दे, गीत सुना दे। गीत तो मुझे नहीं आता, मैं तो यही एक लाइन हमारे समाज को कहूंगा, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जहाँ मेरे समाज के लोगों को लगे कि यहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहाँ आप मजबूती से खड़े होइए, पीड़ित शोषित की मदद कीजिए, भाईचारे की मिसाल को कायम कीजिए। यही मेरी सबसे बड़ी। आज जब आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं
तो क्या लगता है कि परमेश्वर से पीएस तक का सफर और परमेश्वर और पीएस का आज टोटल रैंकिंग कहाँ पहुंच गई है? 10 में से कितने अंक देंगे कि आप जाट समाज के लिए इतना काम कर पाए? अभी तक तो मैं ज्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि खुद के मुंह से तारीफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए खुद की बारे के अंदर। वो जब मैंने ही मेरी बात की तो मैंने क्या कहा, इसलिए मैं तो पासिंग मार्क्स देके ही फर्स्ट डिवीजन की तरफ बढ़ने की कोशिश में हूँ। मैं 100% ये नहीं कहूँगा मैं 10 में से 10 नंबर ले लूँ, लेकिन ये है कि मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम मेरिट में जाएं, हम टॉप करें, समाज को दिखाएं। और जो आज तक जो समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया वो मेरिट से बढ़कर दिया, क्योंकि जब कभी भी हमने प्रोग्राम किया तो सुपर सक्सेस प्रोग्राम हुए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम हुए, जिसमें लोगों को लगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम जिसे बोल सकते हैं वो कार्यक्रम हुए हमने। और इसी की बदौलत आज अच्छाई की बदौलत देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमें बुला के हमारे को अप्रिशिएट किया। आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के गवर्नर साहब हैं, उनके माध्यम से हमें उन्होंने बुलाया था और अप्रिशिएट किया था कि भाई आप दुनिया के लोगों को जोड़ रहे हो, ये अच्छा काम है, आप भाईचारे के ऊपर काम कर रहे हो। तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे पहले तो लोग यूँ भी सोचते थे कि इन्हें कौन पूछ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रुपिंग भी कई जगह चलती है, लोग सोचते रहते हैं। जब हम उनसे मिले तो लोगों के कान खड़े हुए ये क्या हो रहा है भाई, जबकि हमारी उनसे कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, राजनीतिक चर्चा नहीं थी, केवल साधारण एक जनरल मुलाकात होती, इतिहास के बारे में चर्चा, जाटों के बारे में चर्चा, मुद्दों के ऊपर चर्चा, इन मुद्दों को लेकर ही थी। हीरो कौन है आपका? हमारा हीरो महाराजा सूरजमल को मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। मैं आस्तिक हूँ, पूर्ण रूप से आस्तिक हूँ, सभी देवी देवताओं में विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर मैं मानूँ हीरो के रूप में तो महाराजा सूरजमल, वीर तेजाजी, शेख साधुराम जी, सर छोटू राम जी, इन्हें मैं भगवान का दर्जा देता हूँ। आज के दौर में कौन है? आज का मौजूदा जो सियासी हो, सामाजिक हो, आधिकारिक हो, राजनीतिक हो? ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है आपका कि वर्तमान दौर में मैं किसी एक का नाम लूंगा तो आपको पता है जाटों के अंदर नहीं, जिसमें कुछ अच्छा लगता हो, खास अच्छा लगता हो। जाटों की कोई एक ऐसी अक्खड़पन की बात है, दयालुता की बात, दयावान की बात? जाटों के अंदर जो दयालुता की बात है और मजबूती की बात है वो मैंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत में भी देखी, देवीलाल जी में भी देखी, चौधरी चरण सिंह जी में भी देखी। मैं उनकी तो बात कर सकता हूँ उन महापुरुषों की, लेकिन प्रेजेंट की मैं इसलिए नहीं करूँगा, एक ही करूँगा, दूसरा का खाम वो खेमेबाजी की बात हो जाएगी। मैंने कभी आज तक जाट पार्लियामेंट के हमने कभी प्रोग्राम भी किए, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो हमने कभी उसमें चीफ गेस्ट नहीं लिखा, कभी भी ये नहीं लिखा कि चीफ गेस्ट है। हमारे कार्यक्रमों में माननीय गवर्नर सतपाल मलिक साहब भी आए, आचार्य देवव्रत साहब भी आए, जितने भी मंत्री रहे वो आए, सब लोग आए कार्यक्रमों में, लेकिन हमें कभी चीफ गेस्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसका कारण ये है कि जाटों में बड़ा छोटे का वो फिर फर्क लोग समझने लग जाएंगे कि साहब ये वो तो बड़ा है, ये छोटा है, मेरे में क्या कमी थी, मेरा नहीं। अभी भी मैं महापुरुषों के नाम 8-10 के लिए, लेकिन सैकड़ों महापुरुष हमारे समाज में हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्रेजेंट के जो हमारे कौम के लीडर्स हैं सारे अच्छे लोग हैं, बस मेरी उनसे तकलीफ रहती है एक बात की कि वो अपनी पार्टी के झंडे डंडे में ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं। जहाँ जाट को जरूरत महसूस हो वहाँ पे थोड़ा लीक से हटके भी उनको काम करना चाहिए। मुझे चौधरी वीरेंद्र सिंह जो इस समय के नेता हैं, मैंने उनको पसंद किया। विजय पूनिया जी हमारे राजस्थान में थे, मैं उनको भी पसंद किया। संजीव बालियान जी भी अच्छे नेता हैं, उनके सामने जो चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी, वो भी ठीक है। यशपाल मलिक जी ने जाट आरक्षण आंदोलन चलाया, वो भी ठीक है। युद्धवीर सिंह जी भी काम करते हैं, वो भी ठीक होंगे। लीक से हटकर मौजूदा समय में जाटों के लिए बात करने वाला कौन सा जाट है? लीक से हटके बात करने वाले तो देखिए, बात तो सारे करेंगे जाट की, तो जब जरूरत होगी। लीक से हटके हटा कौन है, वो सबसे बड़ी चुनौती का काम है। कौन है? नाम तो देखिए, मैं लीक से हटके तो किसके बारे में क्यों कहूँ। मुझे थोड़ा सा, जब मैं पुराना इतिहास पढ़ता हूँ और वर्तमान का इतिहास पढ़ता हूँ तो थोड़ा मेरे को लगता है कि इस समय मेरी कौम एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। आज जो नेतृत्व विहीन जिसे कह सकते हैं, है नहीं नेतृत्व विहीन, लेकिन थोड़ा सा धुंधलापन हमारे समाज में आ गई। उसका कारण था कि हम जितनी हमने प्रोग्रेस की उतनी हमने टांग खिंचाई करके एक दूसरे को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की। वरना जो हमारी कौम देश के अंदर प्रधानमंत्री और नेतृत्व तय करती थी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आज उस कैबिनेट में एक जाट मंत्री नहीं है। मैं किसका नाम लूं कि भाई वो व्यक्ति है।
मुझे अभय सिंह चौटाला भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त इस्तीफा दे दिया था। एमएलए से लोग कोई इस्तीफा नहीं देता, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और मैं कई नामों को मिस भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि समाज एक के पीछे नहीं चल के जाट के पीछे चले। जहाँ जाट की बात आ जाए वहाँ सारे लोग तो इन नेताओं से एक लाइन में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के मुखिया होने के नाते, जाटों की सुरक्षा के नाते, उस समाज के विकास के नाते, उनकी कला संस्कृति और उनके अपने जीवन शैली के संरक्षण के नाते क्या अपील करेंगे? जो सीधी अपील हो, उनको समझ में आए, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल में हो, सत्ता में हो, सियासी विपक्ष में भूमिका निभा रहे हो, राज्यपाल हो, पूर्व हो, मौजूदा हो। देखिए, सबसे बड़ी मेरे सामने, मैं देश के टॉप मोस्ट लोगों के संपर्क में मैं रहा, विदेश में भी रहा। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा समाज के नेताओं से ये रहती है, राजनेताओं से विशेष रूप से, कि जब तक वो पद पे नहीं रहेंगे या पद से हट जाएंगे, उसके बाद उनके अंदर एक अलग पने का अपनापन आएगा, और जैसे ही वो पद पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो पद को बचाव के चक्कर में उस चीज को भूल जाएंगे कि मैं कुर्सी चढ़ा जाट जो है थोड़ा सा अलग हवा में चला जाता। किसान आंदोलन के वक्त भी बहुत से नेताओं ने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए, आज वो कहाँ है? मुफत्ते में चले गए, नहीं देना चाहिए था उनको, बैठे थे वो भी तो अपने थे ना। उनमें मुझे ये चीज नजर आती है, वो लीडरशिप के सामने, टॉप लीडरशिप के सामने जाके खुल के नहीं कह पा रहे वो प्रधानमंत्री को बात की, प्रधानमंत्री जी हमारे समाज का मिजाज ये है, आप अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका हमारा समाज आपके साथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी चीज ये कही मैंने आपको। खुलकर कहने लायक नहीं है या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको भी इनसिक्योरिटी फील है कि मान लो मेरे को हटा दिया, किसी तीसरे को बढ़ा दिया, फिर मैं क्यों इस चीज में खुद हूँ। ये सबसे बड़ा भाव मुझे नजर आया। लेकिन मैं मेरे नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि अगर एक बार आप खो भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समाज ने जिस व्यक्ति ने भी जाट समाज के लिए काम किया, समाज ने उसको दुगुना करके दिया। लेकिन आज अगर आप चौटाला साहब की बात करो, अभी वो भी चौटाला जी गुजरे हाल फिलहाल में, लेकिन सबका तो लगभग सत्ता से नामो निशान मिटा दिया पूरा। नहीं, नामो निशान इन लोगों का नहीं मिट सकता। जाट मरा तब मानिए जब 13वीं हो जाए, ये कहावत है ना, तो राजनीति से ये नहीं मिट सकते। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का परिवार था, एक बार 0 सीट हो गई थी उनकी, आज वापस जैन चौधरी जी सत्ता के शिखर के अंदर वापस चले गए, आज एमएलए भी आ गई। चौटाला परिवार ने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने, देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने दिया है, तो उनमें अगर सबसे ज्यादा दिया तो बंसीलाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में ये कहना चाहूंगा, आज वो शख्सियत नहीं है, पिछले दिनों उनका देहांत हो गया। सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से अगर जाट सामाजिक संगठनों को अगर किसी ने मजबूत करने का काम किया तो चौटाला परिवार के लोगों ने किया। पिछले दिनों हमारे समाज का संगठन जसिया के अंदर जाट सेवा संघ था, उसमें योगदान अगर भाषण दे के चले तो बहुत से लोग जाते हैं, पर 51 लाख रुपए का चेक वही दिया और ये घोषणा की थी कि अगर सरकार आ गई तो पूरा भवन जो चाह रहे हो वो सब आपके में बन जाएंगे। तो बहुत बड़ी योगदान ओम प्रकाश चौटाला जी का। हमारे राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी का मंदिर बन रहा है, पूरे मंदिर का पैसा चौटाला परिवार ही दे रहा है। अभय सिंह चौटाला जी ने भी दिए हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि चौटाला परिवार का योगदान हमारी कौम के उत्थान में अग्रिम पंक्ति के लोगों में रहा है, और आने वाले समय भी यूं नहीं देख सकते आज उनके 2 एमएलए हैं तो यूं है ना। जिस दिन हमारे चढ़ गई दिमाग में, वापस उनको हम सत्ता के शिखर पर लेके आ जाएंगे। जिस तरीके से राकेश टिकेती थे, अपन यहाँ बैठे पास में, उनके आंख में आंसू आए और सैलाब उमड़ गया था, आपने देखा हमारे समाज के अंदर। तो वो कहावत है हमारे समाज के अंदर कि हम जाग गए तो फिर सब कुछ संभव है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि चौटाला परिवार आज यहाँ थोड़ी आपसी फूट के कारण या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनमें थोड़ी सी आज वो आई है, लेकिन ये एक समय का दौर है, जिस दिन आएगा वापस उसी दौर के अंदर। अब एक आखिरी सवाल पे चलते हैं। खाप पंचायतें जाटों के साथ कहीं न कहीं बड़ी तरीके से जुड़ी है, उनका ना होना या उनका होना जाट समाज के लिए कितना जरूरी है? उनका होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और खाप पंचायतों का ज्यादा होना भी हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक हो गया। लेकिन अब मैं अच्छा ही मानता हूँ उस चीज को। क्यों मानता हूँ कि आज जितने मुकदमे हो रहे हैं, कोर्ट के अंदर चक्कर काट रहे लोग, पैसा बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे, खाप पंचायतों ने ऐसे ऐसे फैसले किए कि 3 दिन पहले मर्डर हुआ और उन्होंने 3 दिन में फैसला करा के और समझौते पे वापस बात को लाके उस बात को भाईचारे की मिसाल पे लाके करा दिया।
बहुत सी जगह, कई जगह हस्बैंड वाइफ के मुकदमे हुए, उनको सल्टाया, भाई भाई का मुकदमा था, टकराव था, उसे सल्टाया। जो आज देश में पेंडिंग जो मुकदमे चल रहे हैं उसके अंदर खाम पंचायत अगर उनको अगर अधिकार कुछ दिए जाए, भाईचारे से न्यायपालिका अगर उनको ताकत दे, तो आधे से ज्यादा मुकदमे भाईचारे के नाम पर खत्म हो जाएंगे। कहीं दिल में सत्ता की कोई चाहत भी है पीएस के बारे में? देखिए, मेरे अंदर सत्ता की कोई चाहत नहीं है, लेकिन मैं मेरे पीएस को जब मैं देखता हूँ, मेरे गांव के देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, परिवार के लोगों को देखता हूँ, बिरादरी के लोगों को देखता हूँ, तो मैं अपने आप से एक संतुष्टपूर्ण यूँ मानता हूँ कि यार मुझे तो सब प्यार प्रेम समाज से मिला। एमएलए कोई बन गया, बनना भी चाहिए लोगों को। मैं ये भी नहीं कहता कोई नहीं बनेगा, या मैं कोई कसम नहीं खाता किसी चीज़ की कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक सोच है कि एमएलए बनने के बाद भी तो हटने के बाद उन्हें कौन पूछता है? कई बार नहीं पूछते। बहुत से नेता हुए जिनकी कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, ऐसे नेता भी है। और आज हम हैं, हम ना मंत्री रहे ना एमएलए रहे, कहीं रहे, विदेश में जाते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं। तो मेरा तो यही सबसे पूर्ण है कि पहला मेरा सबसे ज़्यादा समाज बिरादरी को संगठित करें, एकजुट करें, और जो मुद्दे हैं, एक कहावत है कि जाटों का इतिहास कम लिखा गया, उस इतिहास को हम डिजिटल करें। यही मेरा सबसे चुनौतीपूर्ण मान लो या मेरा लक्ष्य मान लो, यही मेरा लक्ष्य है। ये पूरी बातचीत एक उस रास्ते की थी जिस रास्ते को हम विजय पर बोल सकते हैं पीएस जी के लिए। परमेश्वर से पीएस का पूरा सफर और जाट की छोटी बड़ी सोच से लेकर बिखरते हुए समाज को जोड़ने की अपनी इनकी मुहिम। वाकई अगर जाट समाज कभी इनके सपने के हिसाब से जुड़ गया तो यकीनन इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के जरिए पीएस परमेश्वर बनेंगे जाट समाज के लिए। और जाट समाज आने वाले अपने इतिहास में जीते हुए जाट इतिहास को डिजिटल करने वाले इस योद्धा को भी उसी इतिहास के रूप में पढ़ना और समझना चाहेगा। लेकिन इसके लिए नशे से दूर हटकर और अपने इतिहास के गौरव के साथ जीने की अपनी ललक के साथ आगे बढ़ने के लिए जाट समाज को निकलना होगा, ना कि मुआवजे की मौज में लेकर नशे की गर्त में गिरना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप आम व्यक्ति की आवाज़ बन के, गाँव की देहात की आवाज़ बन के आप काम करें, आप भी एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष में काम कर रहे हैं, तो हम आपको भी साधुवाद देंगे और चाहेंगे कि ये चैनल आपका आगे बढ़े, और जो भी लक्ष्य आपने रखे हैं पीड़ित शोषित की आवाज़ को बुलंद करने का, उनकी आवाज़ का जन जन और पूरे इंडिया की आवाज़ बन के आप काम करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।